नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा भू राजनीतिक शतरंज का खेल जिसने इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें अटकाकर रख दी हैं। अमेरिका, ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच चल रहे इस बेहद उलझे हुए टकराव ने एक बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट को जन्म दे दिया है। हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जारी एक खतरनाक गतिरोध की। आज हम समझेंगे कि आखिर ये दूर दराज का संकट दुनिया के हर कोने को कैसे झकझोर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को हम सिलसिलेवार ढंग से समझने वाले हैं। पहले वैश्विक ऊर्जा संकट, फिर हॉर्मुज का गतिरोध, अमेरिका की परेशानी, पाकिस्तान का फंसना और अंत में विकल्पों की तलाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाग 1, वैश्विक ऊर्जा संकट। अब इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 20%। दुनिया भर के तेल और गैस का पूरा 20% हिस्सा सिर्फ एक ही रास्ते से होकर गुजरता है, और वो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। और अभी की स्थिति क्या है? ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। जरा सोचिए, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सीधा 5वां हिस्सा अचानक से रुक जाए। ये किसी भी अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए काफी है। और इसका असर ऐसा है कि हर कोई इसकी चपेट में आ गया है। एशिया में, खास तौर पर भारत में, ऊर्जा संकट लगातार गहराता जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि अमेरिका, जिसके पास खुद के इतने बड़े तेल और गैस भंडार हैं, वहाँ भी कीमतें आसमान छू रही हैं। और उन खाड़ी देशों का तो पूछिए मत, जहाँ अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। वहाँ तो सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को लेकर एक अलग ही लेवल की घबराहट फैल गई है। भाग 2, हॉर्मुज में गतिरोध। शांति वार्ता आखिर क्यों टूट गई? अब आते हैं असली पेज पर। आखिर ये बात अटकी कहाँ है? सीधे शब्दों में कहें तो ये पानी पर कब्जे की लड़ाई है। एक तरफ ईरान है जो अड़ गया है कि पहले उसके बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी हटे। वो इस बात पर भी अड़ा है कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज की निगरानी करेगा और हाँ, ट्रांजिट फीस भी वसूलेगा। दूसरी तरफ अमेरिका और खाड़ी देश हैं जो इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हॉर्मुज एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। यहां किसी की दादागिरी या वसूली बिल्कुल नहीं चलेगी। और बिल्कुल इसी टकराव की वजह से पहले दौर की बातचीत पूरी तरह फेल हो गई। कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं था। ना तो ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोकने पर माना, ना ही उसने हॉर्मुज से अपना कंट्रोल छोड़ने की बात मानी। और ऊपर से उसने अमेरिका से तुरंत अपनी नाकेबंदी हटाने की भारी डिमांड भी रख दी। इस अड़ियलपन का जमीनी नतीजा क्या हुआ? हालात पानी पर बेहद खौफनाक हो चुके हैं। पहले नाकेबंदी के बावजूद जो इक्का दुक्का जहाज किसी तरह वहां से निकल भी जाते थे, अब उनका गुजरना भी पूरी तरह से बंद हो गया है। ट्रैफिक एकदम जीरो हो चुका है, और ये चीज इस ग्लोबल क्राइसिस को हर दिन के साथ बद से बदतर बना रही है। और इस आग में घी डालने का काम किया है ईरान के हालिया दावों ने। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका भी इन धमकियों का पूरी तरह से जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उसने खुलेआम दावा कर दिया है कि उसने फीस वसूलना शुरू कर दिया है। और तो और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाने की धमकी दे डाली है। पड़ोसी देशों के लिए तो यह सच में किसी भयानक सपने जैसा है। भाग 3, अमेरिका की घरेलू दुविधा। अब यहां मन में ये सवाल आ सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध विराम को अचानक अनिश्चित काल के लिए क्यों बढ़ा दिया। इसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नहीं, बल्कि वॉशिंगटन की टिक टिक करती घड़ी में छिपा है। देखिए, अमेरिकी कानून के हिसाब से राष्ट्रपति को युद्ध छेड़ने के 60 दिनों के भीतर संसद से मंजूरी लेनी होती है, और ये समय सीमा 1 मई को खत्म हो रही है। और मौजूदा हालात में संसद से ये मंजूरी मिलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। और मंजूरी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अमेरिकी राजनीति इस वक्त युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है। मजे की बात तो यह है कि खुद ट्रंप के कट्टर समर्थक भी मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध नहीं चाहते। इसी भारी घरेलू दबाव के चलते वॉशिंगटन से लगातार विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। एक दिन तबाही मचाने की धमकी दी जाती है, तो दूसरे दिन डील होने की उम्मीद जताई जाती है। यह पूरी दुनिया को साफ संकेत देता है कि अमेरिका के पास फिलहाल इस संकट से बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। भाग 4, पाकिस्तान का भू राजनीतिक जाल। लेकिन इस पूरी कहानी में अगर कोई सबसे ज्यादा बुरी तरह फंसा है तो वो है पाकिस्तान। जरा इस अजीबोगरीब स्थिति को समझिए। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को मजबूरी में अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से लड़ना ही पड़ेगा। और किसके खिलाफ? सीधे अपने पड़ोसी देश ईरान के खिलाफ। इस्लामाबाद के लिए ये एक ऐसा भयानक जाल है जिससे वो हर हाल में बचना चाहता है। कोई भी अपने डायरेक्ट पड़ोसी से परमानेंट दुश्मनी थोड़ी ही मोल लेना चाहेगा।
और इसी छटपटाहट में पाकिस्तानी नेतृत्व ने सीधे अमेरिका से युद्ध विराम बढ़ाने की गुजारिश कर डाली। वो किसी भी तरह इस टकराव को टालना चाहते हैं। और सच कहूं तो पाकिस्तान की इस अपील ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक बहुत ही बेहतरीन राजनीतिक बहाना दे दिया, जिससे वो बिना अपनी कमजोरी दिखाए इस लड़ाई को कुछ समय के लिए पॉज कर सके। भाग 5 विकल्पों की तलाश। आगे क्या होने वाला है? खैर, इतनी टेंशन के बीच इस्लामाबाद से ही उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी दिख रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। ईरान का फिर से टेबल पर वापस आना एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिकी नाकेबंदी वाकई में ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है। और देखा जाए तो इस वक्त होर्मुज को फिर से खोलने और दुनिया को इस ऊर्जा संकट से बचाने का यही एक इकलौता और सबसे तेज रास्ता है, एक कूटनीतिक समझौता। अब दिमाग में ये बात आ सकती है कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? खाड़ी देश पूरी कोशिश कर रहे हैं कि होर्मुज को बाईपास करके जमीनी रास्ते बनाए जाएं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स रातों रात नहीं बनते। इन वैकल्पिक मार्गों को बनाने में सालों का वक्त लगेगा और दुनिया के पास इतना लंबा इंतजार करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गंभीर सवाल सामने आता है। जब हमें पता है कि नए राष्ट्रों के निर्माण में अभी सालों लगेंगे और ईरान किसी भी कीमत पर हॉर्मुज से अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है, ऐसे में ग्लोबल एनर्जी सप्लाई इतनी नाजुक स्थिति में आ चुकी है कि बस एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े धमाके का कारण बन सकती है। तो सवाल यह है कि पश्चिम एशिया अपना अगला बड़ा और अप्रत्याशित संकट कब देखेगा? ये हम सभी के लिए सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।